क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इंतजार तो बहुत बेसब्री से आप लोग कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त भी हो गया है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है एकदम क्लियर। बताओ बाबू, आप हमें एकदम स्पष्ट देख पा रहे हैं? हैं? स्पष्ट आप हमें देख पा रहे हैं? दूर का बिंदु, नजदीक का बिंदु, सब एकदम देख रहे हैं स्पष्ट? तो फिर जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। आप सभी लोगों को हम कल धातु के निष्कर्षण के बारे में बता रहे थे। धातु कर्म यानी कि पृथ्वी के नीचे से धातु को कैसे निकाला जाता है, धातु को कैसे साफ सफाई किया जाता है, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बताओ बाबू, यही सब पर चर्चा कर रहे थे? जल्दी से बताइए। तो यही सब पर चर्चा कर रहे थे हम लोग? बिल्कुल सर जी, इसी पे चर्चा कर रहे थे। तो आइए आज आप लोगों के सामने उसके आगे चर्चा करते हैं। आज हम आगे चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होगा। ठीक है ना सर? हम क्या लिख रहे हैं? इतना लेट क्यों आए बाबू? लेट इसलिए आए क्योंकि किसी जरूरी कार्य की वजह से हम बाहर गए हुए थे। अब बाहर से आते 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 7 बज गया। ठीक है ना, 7 बज गया। अब चाहते तो 7 बजे से क्लास ले लेते, लेकिन हड़बड़ाहट में क्लास लेना ये उचित नहीं लगा, क्योंकि जब क्लास लेने के लिए आते हैं ना तो पूरा कंटेंट वगैरह हम देख लेते हैं कि कहीं सब कुछ तो सही है ना। तो इसलिए हम 7:30 से कर दिए। क्या करें भाई, अब जीवन ही ऐसा व्यस्तता वाला हो गया है कि दिन भर भाग दौड़ की जिंदगी में ना व्याकुल है। ठीक है, अब आप लोगों का प्यार जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे दायित्व बढ़ेगा तो व्यस्तता तो बढ़ेगा। अब भगवान करे ऐसा व्यस्तता हमको सब दिन मिलते रहे। ठीक है ना, ये तो बस प्यार है बच्चों का कि हम एक सब कुछ कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें इस लायक बना करके भेजा है कि भाई हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। फिलहाल बिल्कुल क्लास नहीं डिस्टर्ब आप लोग का हम करना चाहते हैं, और आज भी हम सोचे कि भाई चाहे जो हो जाए क्लास तो लेंगे। चलिए आइए। ठीक है ना, तो देरी का कारण आज यही था कि हम कहीं बाहर गए हुए थे और आने में लेट हुआ। चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर ये ना 1 से 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अगली क्लास तक हम प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर खत्म कर दें। कल तक हम प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर समाप्त कर दें। हाँ ठीक है, चलिए। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना वो है धातु कर्म। आज हम लोगों का टॉपिक है धातु कर्म। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है? धातु कर्म है। यहां तक ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? धातु कर्म। अच्छा, धातु कर्म कहने का मतलब क्या हुआ? जरा समझना बाबू, एकदम ध्यान से स्पष्टता के साथ समझना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। धातु कर्म कहने का क्या मतलब हुआ, जरा ये बताइए पहले आप लोग। तो धातु कर्म कहने का मतलब हुआ अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। क्या हुआ बाबू? अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालना। ध्यान से समझिएगा। धातु कर्म कहने का मतलब हुआ अयस्कों से धातु कर्म कहने का मतलब हुआ अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालना। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालना। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालना। कैसे निकाला जाता है? निकालना। ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, छोटा सा सवाल, कि आप हमें यह बताइए कि लोहा का अयस्क कौन सा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप तो बताए हैं कि लोहा का जो अयस्क है ये कौन सा है। तो कहिएगा कि सर जी हेमाटाइट है। लोहा का अयस्क हेमाटाइट है, फिर कहिएगा मैग्नेटाइट है, फिर कहिएगा लिमोनाइट है। तो बाबू, धरती के नीचे से हेमाटाइट निकाला जा रहा है। धरती के नीचे से डायरेक्ट लोहा नहीं निकलता है। आप पहले इस बात को समझिए। हम बोलते हैं ना कि खनिज धरती के नीचे से निकाला जाता है। लोहा या भी जो भी धातु है सब धरती के नीचे से निकाला जाता है खनन करके। तो बाबू, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब धरती के नीचे लोहा कहीं पर रखा हुआ है, बस जाइए एकदम उठा करके निकाल के लाकर रख दीजिए और काम हो गया। नहीं, डायरेक्ट लोहा आपको नहीं मिलेगा धरती के नीचे। तो फिर क्या मिलेगा? तो मिलेगा आपको अयस्क, यानी कि आपको मिलेगा हेमाटाइट। और हेमाटाइट को फैक्ट्री में ले जाकर के शुद्ध करके फिर इससे लोहा निकाला जाएगा। अगर आप 100 किलो हेमाटाइट धरती से निकालते हैं तो मिला जुला करके आप 60 किलो तक इससे लोहा निकाल लीजिएगा। 60 किलो तक लोहा बनेगा। यानी कि 100 किलो हेमाटाइट धरती के नीचे से निकलेगा ना तो 60 किलो से लोहा बनेगा। तो धरती के नीचे से अयस्क निकालते हैं और अयस्कों को साफ सुथरा करके सांद्रण करके और फिर हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया ना? तो अयस्कों से धातुओं को हम लोग बाहर निकालते हैं और इस पूरे प्रक्रम को ही धातु कर्म कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के, इसी को हम पूरा कर देते हैं, बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। क्लियर, एकदम याद रहेगा। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं।
बताओ बाबू, क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को याद हो गया है? अलग अलग विधि है, अलग अलग विधि है सभी अयस्कों से धातुओं को निकालने का। अभी वही हम बताएंगे कि कौन कौन सा विधि है। एकदम ध्यान से अच्छे तरीके से सुन के समझ के आप लोग देखिएगा। दूगो विधि तो आप लोग सब लोग जानते हैं, दूगो विधि तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें पहला विधि है चलनी से चाल करके और दूसरा विधि है हाथ से चुन करके। जैसे आप लोग आमतौर पर घर में देखते हैं ना कि अगर चावल में कंकड़ है, मम्मी देखते हैं जब चावल बनाने लगती है तो चावल में से कंकड़ हाथ से चुन के निकाल लेती है। आटा को चाल करके उसमें से चोकर निकाल लिया जाता है। तो भाई दो विधि ऐसा है ना जो कि एकदम सब घर में यूज होता है, और धातु का निष्कर्षण भी कहीं ना कहीं वैसे हो जाता है। मान लिया जाए कि पृथ्वी के नीचे से कोई अयस्क निकाला गया और उसमें अशुद्धि का कण बहुत बड़ा बड़ा, जैसे मान लिया कि मट्टी का ढेला इतना बड़ा बड़ा मिल गया उस धातु में, तो भाई मट्टी का ढेला इतना बड़ा बड़ा है तो उसको तो हाथ से भी चुन करके हम लोग फेंक देंगे ना। यानी कि पहला तो हो गया हाथ से चुन करके। अगर छोटा छोटा, अगर महीन महीन, अगर मान लिया जाए कि कोई अशुद्धि है तो उसको चलनी से चाल करके निकाल लेंगे। तो दूगो तो एकदम आसान है कि भाई अयस्कों का सांद्रण का जो दूगो विधि है ये तो एकदम आसान है बाबू, ये तो आप लोग को पता होगा। देखिए आपको बताते हैं अयस्कों के सांद्रण का दूगो विधि। देखिए क्वेश्चन आएगा ऐसे कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है। तो दूगो विधि तो आपको कंफर्म हो गया कि जिसमें पहला विधि जो हो गया हाथ से चुन करके, यानी कि वैसा अशुद्धि का आकार जो आकार में बड़ा है, वैसा अशुद्धि जो आकार में बड़ा है उसको हम हाथ से चुन करके कर लेंगे। वैसा अशुद्धि जो आकार में बड़ा है उसको क्या करेंगे, हाथ से चुन करके हम लोग कर लेंगे। और दूसरा है चलनी से चाल करके। दूसरा क्या है बाबू, चलनी से चाल करके, यानी वैसा अशुद्धि जो हाथ से चुनाना संभव नहीं है उसको चलनी से चाल लेंगे। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, चलनी से जो हाथ से चुनाना संभव नहीं होता उसको चलनी से चालते हैं। आटा में चोकर होता है, आटा में चोकर को आप हाथ से चुन लीजिएगा। ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आटा में चोकर वाला। ऐसे तो धातु के बारे में आप लोग सोचिएगा कि कोई ऐसा धातु होता है जिसमें अशुद्धि बहुत छोटा छोटा है, जिसको हाथ से चुन नहीं सकते हैं, तो उसको चलनी से चाल लेते हैं। समझ में आ गया ना? है सर आप हिस्ट्री को भूल गए क्या? देखो भाई बात ऐसा है ना कि जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री को भूल गए का, जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सर बायोलॉजी को भूल गए क्या। बाबू एक ही गो दिल है मंगवैया हजारवा। आप लोग गाना नहीं सुने हैं, एक गो दिल मंगवैया हजारवा। तो भाई एक गो आदमी है और सब्जेक्ट हम 10 को संभाले हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रखेंगे तो कहिएगा कि सर प्रिंस सर ये क्या कर दिए, आप नहीं पढ़ाइए। आप पढ़ाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। जब अपने पढ़ा रहे हैं तो चाहते हैं कि 10 सब्जेक्ट में एक बार सर पढ़ा दें तो ठीक रहेगा। तो हमरो मजबूरी समझिएगा ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर, व्याकरण, बाबू सब लगभग 10-11 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो एक के सब्जेक्ट में एक बार में पढ़ाएंगे। अब एक के बार में कहिए कि सर बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, सिविक्स पढ़ा दीजिए, भूगोल पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, उधर हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, व्याकरण भी मत छोड़िए, संस्कृत व्याकरण भी मत छोड़िए। क्या करोगे, मशीन है बाबू, रोबोट हैं कि दोनों हाथों से लिखना शुरू करेंगे, दोनों दिन समझाना शुरू करेंगे? ऐसे नहीं ना होगा। है टीचर को बुलाइए, हमारे लिए आसान हो जाएगा भाई। हे प्रभु भगवान सुमति दे आपको की बात हमरा बोल दीजिए। आप कहते हैं कि टीचर को बुलाइए, हम तो तुरंत बुला लें, आज के आज हमारे संस्थान में टीचर भी हैं, हम तुरंत दे देंगे। लेकिन हमको अच्छे तरीके से पता है कि आप लोग जैसे हमें प्यार करते हैं ना, तुरंत कहिएगा कि ना सर जी आप पढ़ाते थे तो ज्यादा समझ में आता था। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम अपना भार न कम करें, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। बताओ हैं, हम पढ़ाएं ना तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो फिर परेशानी आप ही को होगा। हम बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। कितनों बढ़िया टीचर ले आएंगे ना, हम अपने से ज्यादा जानकारी वाले टीचर को भी ले आएंगे ना, फिर भी दिक्कत आपको हो जाएगा, पक्का कह रहे हैं। क्योंकि इतना दिन से हम आपको साथ में हैं, इतना दिन से आपके साथ में हम हैं। आप किस भाषा को समझते हैं, आप कैसे समझते हैं, वो हम जानते हैं ना। एक बच्चा किस तरीके से खाना खाएगा, कौन सा लोरी सुनाएंगे तो खाना खाएगा, कौन सा गीत सुनाएंगे तो खाना खाएगा, ये सब मम्मी को पता होता है। वैसे ही आप लोग कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं, सब हमरा पता है। नया टीचर इतना समझेगा तुमको जी? नया टीचर कोई आएगा तो इतना समझेगा? वो तो सीधे ऊपर ऊपर पढ़ाएगा, सिलेबस खत्म करने से मतलब है, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? तब चलिए, नहीं तो भाई आप लोग अगर तैयार हैं तो हम तैयार हैं, ठीक है ना। तब पढ़िए आराम से, सिलेबस खत्म करने से मतलब इतना बढ़िया से सिलेबस खत्म कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। एक देखिए सिविक्स खत्म कर दिए, संस्कृत खत्म होने के कगार पे पहुंचा हुआ है, केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है, लगभग हो जाता है भाई। हमको भी मेहनत करने का मौका दीजिए, ठीक है ना। हम जितना मेहनत कर रहे हैं ठीक है, कम मेहनत करेंगे ना आलसी हो जाएंगे, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम मेहनत नहीं, और मेहनत बढ़ाना होगा। चलिए बायोलॉजी आकाश सर को दे दीजिए। आकाश सर कौन है जी? हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। अभिषेक सर, अच्छा चलिए कोई बात ना, आगे पहले ध्यान दीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, दो तो तरीका आप लोग समझ गए कि धातु में से अशुद्धि को चुनने का 2 सबसे आसान तरीका है, हाथ से चुन करके और चलनी से चाल करके। हाथ से चुन करके और चलनी से चाल करके, ठीक है ना। ये तो सारे बच्चे लोग समझ गए हैं, ये तो सभी बच्चे लोग समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर।
आइए, अब तीसरा तरीका है वो है प्यारे बच्चों हाथ से चून ये सॉरी चलनी कहाँ गया जी, ओसाई करके। गांव में आप लोग ये वाला विधि देखे हैं एगो सूप ले करके वैसे ऐसे करके ओसाया जाता है, देखे हैं आप लोग? एगो सूप ले लिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक सूप है, जैसे मान लिया जाए कि ये सूप हो गया, ठीक है ना? तो एक सूप ले लिया जाएगा और सूप से ऐसे 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 करके ओसाई किया जाता है, ठीक है ना? तो ओसाई करके भी क्या होता है, अशुद्धि को दूर किया जाता है कि जो हल्का अशुद्धि है वो हवा के साथ उड़ जाएगा, ठीक है ना? जो हल्का जो अशुद्धि है, जो भारी नहीं है, जो भारी है वो तो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो अपना उड़ जाएगा। क्लियर? तो ओसाई के द्वारा ध्यान दीजिएगा। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है, जिससे भारी अयस्क वहीं पर रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है। हल्का अशुद्धि जो है वो हवा में उड़ के दूर चला जाता है। गांव में आप लोग इस प्रकार से अनाज को ओसाई करते हुए देखे होंगे, ठीक है ना? सबके घर में इस तरीके से ओसाई होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी धातु में से अशुद्धि को दूर किया जाता है। इस तरीके से भी ना धातु में से अशुद्धि को दूर किया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? अरे बच्चों को समझ में आ गया? अरे बाप रे बाप, बायोलॉजी आरती मैम को दे दीजिए, सर बर्थडे के दिन बोले थे। अच्छा, अरे आप लोग भी जो है ना, चलिए पहले पढ़िए, इधर ध्यान दीजिए। टीचर नहीं बदलाएंगे, ठीक है ना? हम ही पढ़ाएंगे। अब मतलब आप लोग के साथ में हम हैं तब हमको दूर होने कहते हैं आप लोग। बताइए कैसा हमारे दोस्त हैं भाई आप लोग? हम आपको दोस्त अपना समझते हैं, छोटा भाई तो समझ में करते हैं, दोस्त भी समझते हैं। और आप हैं कि हमको किनारा करना चाह रहे हैं कि सर दूसरा को ले आइए ना। दोस्ती तोड़ना है का? चलिए, तो ये तरीका देख लिए ना। चलिए, अब प्यारे बच्चों, अच्छा अभी तक जो तरीका बताई सब तो हल्का हल्का तरीका है कि चलनी से चाल करके, हाथ से चून करके, ओसाई करके, ये सब तो आसान आसान तरीका है। असली तरीका तो अब शुरू होगा यहां से। एक तरीका ये होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। एक तरीका ये होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। अभी गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है बाबू, इसको समझिएगा जरा, ठीक है ना? हाँ, गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है, आप ना इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये फोटो है ना, हम फोटोया को फिर से बनाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर क्या करेंगे कि एक पाइप लगा देंगे। यहां पर क्या किया है, हम एक पाइप लगा दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां पर एक पाइप लगा दिए। क्लियर? यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या किए हैं, एक पाइप लगा दिए। अब इस पाइप में से क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा, या फिर कोई अशुद्धि है जो पानी में घोला हुआ है तो भाई वैसे हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब समझिएगा। अब यहां पर कुछ इस तरीके का हम प्लेट लगाएंगे, यहां पर ना कुछ इस तरीके का प्लेट लगाएंगे या, और यहां पर क्या करेंगे, एक बाल्टी लगा देंगे। ले भाई, यहां पर बाबू हम क्या कर दिए, एक बाल्टी लगा दिए। यहां पर हम क्या किए हैं, एक बाल्टी लगा दिए। समझ में आ गया? अब जरा समझिएगा क्या होगा। यहां पर प्यारे बच्चों पानी में अशुद्धि मिला हुआ है, ठीक है ना? अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे हाथ में पानी है। अब हम पानी में अगर कुछ मिला दे, जैसे पानी में अगर हम बालू मिला दे, पानी में कोई धातु मिलाते, पानी में हम सोना का चूरन मिलाते, पानी में हम चांदी का चूरन मिलाते और मिला करके पूरा इसको एकदम घोल दे, और उसके बाद हम यहां से जब हम इस पानी, भाई सही में गिर गया काजी, पिस्टल बोर्ड में खराब कर देगा। अब हम यहां से अब इस पानी को गिराएंगे, तो बाबू जब यहां से हम इस पानी को गिराएंगे तो क्या होगा समझिएगा। जो भारी भारी अशुद्धि है वो सब इसमें बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? जो भारी भारी अशुद्धि है वो सब इसमें बैठ जाएगा। जो भारी भारी अशुद्धि है वो सब इसमें बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? सब भारी भारी अशुद्धि जो है बाबू इसमें बैठ जाएगा, सब इसमें बैठ जाएगा, ठीक है ना? सब इसमें बैठ जाएगा। और पानी जो है वो क्या होगा, पानी जो है वो यहां से सीधे एकदम धारा मारते आकर के यहां बाल्टी में आ जाएगा। पानी जो है वो कहां आ जाएगा, धारा मारते बाल्टी में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी कि जो भारी है वो नीचे बैठ गया और जो पानी में बह गया वो अशुद्धि था, और जो नीचे बैठ गया फिर उसको निकाल लेंगे हम लोग, वही एकदम ये मतलब हमको ओरिजिनल धातु मिल गया। तो इसी विधि को बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चालित विधि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्रव चालित विधि। इसको बोलते हैं द्रव चालित विधि या गुरुत्व पृथक्करण विधि, या गुरुत्व पृथक्करण विधि, या गुरुत्व पृथक्करण विधि। द्रव चालित विधि या गुरुत्व पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चालित विधि। क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए जी, तो इस विधि को बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चालित विधि। प्यारे बच्चों परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे परीक्षा में आएगा कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, तो ठीक है बाबू, तो लिखेंगे इस विधि में अयस्क जो है वो भारी,
इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है। इसमें अयस्क का महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है, उसके बाद उस पर से जल का प्रवाह कराया जाता है, जिससे अयस्क और अशुद्धियां अलग हो जाती है। क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला विधि समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि समझ गए। अब अगला विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है बाबू, जरा ये समझ लेते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, जरा ये समझ लेते हैं। आप ना इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा। इस फोटोया को नाम बढ़िया से समझाते हैं, पहले बड़ा करके। इस फोटोया को ना पहले आप गौर से देखिए, बड़ा करके हम आपको समझाते हैं, तब समझ में आएगा। देखो बाबू, इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि दो चक्का लगल है। ये दोनों चक्का जो है ना, ये चुंबक का है। ये दोनों चक्का किस चीज का है? चुंबक का चक्का है, समझिएगा। ये जो दोनों चक्का लगा हुआ है, ये चुंबक का है। इसके ऊपर से बेल्ट लगा हुआ है जो कि घूमता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कोई अशुद्धि है, कोई धातु है, उसमें अशुद्धि है। और धातु ऐसा, जैसे मान लिया कि लोहा है, लोहा के साथ कोई अशुद्धि है। आपको तो पता है कि लोहा चुंबक में सट जाता है। हम क्या करेंगे कि लोहा का जो चूर्ण है, लोहा का जो चूर्ण है, वो उसमें मान लिया कि मिट्टी है, बालू है, या फिर कुछ और भी अशुद्धि के रूप में हो सकता है, उसको हम यहां पर गिराएंगे। जो चूरन है ना, उसको हम यहां पे गिराएंगे। ये बेल्ट से घूम करके यहां आएगा, ठीक है बाबू। अब यहां जैसे ही आएगा तो चुंबक अपना प्रभाव दिखाएगा। वो लोहा को क्या करेगा? अपना और साट लेगा, और साट करके उसको ऐसे घुमा करके एकदम यहां पर इस बाल्टी में गिराएगा। और जो अशुद्धि था, जो चुंबक नहीं साटा, वो बाहर की ओर फेंका जाएगा, वो अलग बाल्टी में। यानी कि इस बाल्टी में वैसा चीज मिला जो चुंबक में सट गया, इस बाल्टी में वैसा चीज मिला जो चुंबक में नहीं सटा। तो जो चुंबक में सट गया वो ओरिजिनल धातु, और जो नहीं सटा वो अशुद्धि। तो बाबू इस तरीके से भी हम लोग अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं? अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। और इस विधि को बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब चुंबक के द्वारा अलग करने वाला विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं? चुंबक के द्वारा अलग करने वाला विधि। सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू जल्दी से। इसको बोलते हैं चुंबक के द्वारा अलग करने वाला विधि। सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए यस और नो। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो। क्लियर हो गया बाबू? हाँ, तो बाबू इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि लिखेंगे। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके, अयस्क यानी कि जो पृथ्वी के नीचे से अयस्क निकला, उसका महीन चूर्ण करते हैं। और महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देते हैं, यानी कि यहां पर ना इस हॉपर में रखते हैं ताकि यहां से धीरे धीरे ये गिरे। और जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है तो बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ आगे गिरता है। जिसमें चुंबकीय गुण नहीं था वो अगला बाल्टी में गिर गया, और जिसमें चुंबकीय गुण था वो पीछे गिरता है। चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क और अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि के द्वारा भी अयस्क और अशुद्धि को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। बताओ अब कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से बताइए सारे बच्चे लोग, जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। फोटो बनाना कौन बहुत मुश्किल कार्य है जी। अगर बढ़िया से बनाइएगा तो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। फोटो बनाना ऐसे बड़ा मुश्किल कार्य आपको लग रहा है? देखिए एक गोला यहां पर बना लिए, इसको कॉपी कर लिए भाई, यहां पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहा क्या बात है। चलिए अब बाबू क्या करेंगे, इसके ऊपर से बेल्ट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम बेल्ट लगा देंगे। लीजिए उजला कलर का बेल्ट लगा देते हैं। बहुत बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लीजिए, इसके ऊपर से हम क्या कर दिए? बेल्ट लगा दिए। ये हो गया प्यारे बच्चों, बेल्ट लग गया, ठीक है ना। इसके ऊपर से ये बेल्ट लग गया। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर एक हॉपर बना देंगे जहां पर कि हम डालेंगे और यहां से धीरे धीरे सामान गिरेगा, ठीक है ना। एक मिनट, ऊपर बढ़िया से बना देते हैं। ये हो गया। अब यहां से सामान को हम लोग डालेंगे, यहां से सामान गिरेगा। नीचे 2 को बाल्टी छान दिए, ठीक है ना। नीचे क्या करेंगे? 2 को बाल्टी छान दिए भाई, एक ऐसे एक ऐसे। एक बाल्टी यहां पे हम लोग छान दिए और दूसरा बाल्टी हम लोग यहां पे छान दिए। ये देख लीजिए, दूसरा बाल्टी इधर लगा दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब चूरन को हम यहां पर से गिराते हैं। जो चूर्ण है ना, यहां पर से गिराएंगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया, हो गया। लीजिए कुछ तो इसमें चला आया और कुछ जो अशुद्धि है वो इसमें चला गया। प्यारे बच्चों देख लीजिए, कुछ अशुद्धि इसमें आ गया, कुछ उसमें चला गया। बस यही तो चित्र था। कितना आसानी से बन गया और कितना जल्दी बन गया। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? सेम आप इस फोटो में जरा गौर से देखिए। आपको ना हम एक और फोटो दिखाते हैं, रुक जाओ बाबू। आप लोग ना इस फोटो में जरा गौर से देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये फोटो को ना जरा एकदम गौर से देखिए आप लोग। ये वाला फोटो कहाँ गया? जरा सा ऊपर, ये वाला फोटो को ना एकदम गौर से देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं बेल्ट लगा हुआ है, वहां से अयस्क का चूर्ण जो है वो गिराया जा रहा है। जो शुद्ध धातु है वो इसमें गिर रहा है और जो अशुद्ध है वो आगे गिर रहा है ना। तो इस तरीके से चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। इस तरीके से क्या होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। क्या बाबू समझ में आ गया? चुंबकीय पृथक्करण विधि कुछ ऐसा ही होता है। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया। अब अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर ये देख लीजिए, कितना बढ़िया फोटो बना दिए। अगला नंबर जो होता है वो होता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि ये क्या होता है? झाग उत्पन्न किया जाता है, और झाग उत्पन्न जब होता है तो झाग के साथ अशुद्धि भी ऊपर आ जाता है। फेन मतलब क्या होता है? झाग। फेन मतलब झाग। आप देखते हैं साबुन लगाते हैं, साबुन ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो साबुन क्यों रगड़ते हैं बता सकते हैं? साबुन ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं, खूब एकदम झाग उत्पन्न करते हैं। काहे लगे? काहे कि बाबू झाग के साथ जो हमारा मैल है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाए, ठीक है ना। जब फेन झाग देता है ना तो क्या करते हैं? झाग के साथ ऊपर आ जाए। साबुन इसलिए रगड़ते हैं कि हमारे शरीर का जो गंदगी है वो झाग के साथ ऊपर आ जाए। तो झाग के साथ हमेशा गंदगी ऊपर आता है। धातु को भी शुद्ध करने में यही फॉर्मूला लगा देंगे, झाग उत्पन्न करेंगे, और झाग उत्पन्न करेंगे तो भाई गंदगी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही किया जाता है। इसमें भी क्या करेंगे? जो अयस्क है, अयस्क का महीन चूर्ण बनाएंगे। धरती के नीचे से कोई कोई अयस्क निकला, उसको महीन चूर्ण बनाएंगे, और महीन चूर्ण बना करके एक बर्तन में रखेंगे, और तारपीन का तेल लेंगे। तारपीन का तेल भारी तेल होता है। तारपीन का तेल आप लोग ने कभी नाम सुने हैं? जैसे सरसों का तेल होता है ना, वैसे ही तारपीन का एक तेल होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि नहीं देखे होंगे, ताड़पीन का तेल बाजार में मिलता है। ताड़पीन का तेल लेंगे, और ताड़पीन का तेल लेकर के उसमें जल मिलाएंगे, ठीक है। इस मतलब एक बड़ा सा ले लिए, टब ले लिए, उसमें पानी ले लिए, उसमें ताड़पीन का तेल मिलाए, और ताड़पीन का तेल मिला करके जब कस के हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे ना तो पूरा झाग उत्पन्न होगा। क्या होगा? एकदम फेन निकल जाएगा, पूरा झाग उत्पन्न होगा। और जब पूरा झाग उत्पन्न होगा तो चूंकि अयस्क हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर चला आएगा। अयस्क चूंकि हल्का है तो फेन के साथ ऊपर आ जाएगा। एकदम फेन को साहित्य काट करके अलग किसी बर्तन में ले जाएंगे, एकदम हमको शुद्ध मिल गया। और जो अशुद्धि है वो नीचे तलहट्टी में बैठ जाएगा, अशुद्धि सब नीचे तलहट्टी में बैठ जाएगा। और इस विधि, और यह जो विधि है, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि जिसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर होता है। सल्फर, सल्फर क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, और इसमें जो शुद्ध मटेरियल हो गया वो अपना ऊपर फेन के साथ आ जाता है। तो बाबू फेन प्लवन विधि यही है कि झाग उत्पन्न करके, फेन उत्पन्न करके, और शुद्धि को बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, तब फेन प्लवन विधि। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना बढ़िया से समझा देते हैं, सीधा दिमाग में छप जाता है। दिमाग में तो छापना ही काम है ना हमारा। चलिए, गुरुजी मेरे दुकान में ताड़पीन का तेल मिलता है। अरे वाह, क्या बात है भाई। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि हमारे दुकान में ताड़पीन का तेल मिलता है। देखिएगा उसको ना एक हवा मारने वाला मशीन आता है, ठीक है ना। जैसे मछली बेचने वाले को देखे हैं? मछली बेचने वाला बड़का बड़का रखेगा टब, उसमें मछली रखता है, और उसमें हवा मारने वाला एक मशीन लगा देता है ताकि मछली जिंदा रहे, उसमें हवा मारते रहता है। वही वाला मशीन वहां रखना होगा, ठीक है ना। और ताड़पीन का तेल पानी मिला करके हवा मारिएगा, पूरा एकदम झाग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके प्यारे बच्चों सल्फाइड अयस्क को शुद्ध किया जाता है, यानी वैसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर रहे उसको फेन प्लवन विधि से शुद्ध किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले एक बार लिख दीजिए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जल्दी से लिखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जल्दी से डबल सी लिखिए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर ना? सर टेस्ट लीजिए अब की संडे को, पक्का, एकदम गारंटी, पक्का लेंगे टेस्ट। कुछ अलग करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, कुछ भी करवाएंगे, ठीक है ना बाबू। आइए, यहां तक सारे बच्चों को एकदम सीधा दिमाग में छप गया। चलिए अब प्यारे बच्चों अगला विधि पर बात करते हैं। अगला विधि है गलनिक पृथक्करण विधि। अभी गलनिक पृथक्करण विधि क्या है? अच्छा आपको समझ में आ रहा है? गलनिक, गलनिक मतलब होता है गलाकर। अब किसको गलाकर भाई? गलनिक मतलब होता है गलाकर। किसको गलाकर? क्या गलाएंगे? तो भाई इसमें हम वैसे चीज को गलाएंगे, मान लीजिए कि कोई दो चीज आपस में मिला हुआ है जिसमें एक का गलनांक बहुत ज्यादा है, एक का गलनांक बहुत कम है, ठीक है ना। तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ बाबू, है? आराम से निकल जाएगा। जैसे आपको एक चीज समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप ध्यान से ना समझने का प्रयास करिएगा। मान लिया जाए, समझना बाबू ध्यान से, एक धातु ले लिए, एक धातु ले लिए जिसका गलनांक है 1500 डिग्री सेल्सियस। कोई भी एक धातु ले लिए जिसका गलनांक 1500 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया कि 1500 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये धातु गल जाएगा। एक दूसरा धातु ले लिए, ठीक है ना, एक दूसरा धातु ले लिए जिसका गलनांक जो है ये मान लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब ये दोनों धातु को आपस में मिला दिए, ये दोनों धातु को क्या किए? आपस में मिला दिए। अब क्या है कि हमको दोनों अलग अलग चाहिए। नीचे से पृथ्वी से निकलता है तो ऐसा ही होता है, दो गो धातु एक के साथ मिलल है जिसमें एक का गलनांक अलग है, दूसरे का गलनांक अलग है। तो वैसे को ना हम अलग कैसे करते हैं बाबू? क्या करेंगे? ये दोनों मान ले जाए कि मिला हुआ है। अब ये दोनों को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो जब टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये वाला धातु गल जाएगा।
जब जैसे ही 500 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ये वाला धातु क्या हो जाएगा, गल जाएगा। जब ये वाला धातु गल गया तो इसको हम लोग अलग बर्तन में ढार देंगे। ठीक है, बच कौन गया, सिर्फ ये वाला। बताओ अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? बस यही तो है, बस यही तो है प्यारे बच्चों। जैसे आप ना एक एग्जांपल समझो, आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इससे हट करके आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, हम ले लिए लोहा का चूरन, लोहा का चूरन ले लिए, ठीक है ना, लोहा का चूर्ण ले लिए, और इसमें हम मिला दिए मोमबत्ती, मोम मिला दिए, मोम। ठीक है, अब लोहा का चूरन, अब मोम को पूरा एकदम मिला करके उसको सान दिए। ठीक है ना, अब क्या है, हमको दोनों को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, आग पे चढ़ाएंगे, आग पे चढ़ाएंगे, मोम पिघल जाएगा तुरंत, मोम पिघल जाएगा, अलग हो जाएगा, बच जाएगा क्या, लोहा का चूरन। तो बस वही फॉर्मूला सेम यहां पे लगा हुआ है कि भाई दो धातु है, दोनों का गलनांक अलग अलग है, गर्म करेंगे, जिसका गलनांक कम होगा वो गल के निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा, दोनों अलग अलग हो गया। बताओ बाबू, समझ में आ गया ना? तो यही होता है गलनिक पृथक्करण विधि। इसी को क्या बोलते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि बोलते हैं। तो बाबू हम लोग परीक्षा में आएगा तो लिख लेंगे गलनिक पृथक्करण विधि के बारे में। क्या लिख लेंगे कि गलनिक पृथक्करण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जहां अयस्क और अशुद्धि के गलनांक अलग अलग होते हैं। जहां अयस्क और अशुद्धि दोनों का गलनांक जो है वो अलग अलग होता है। इस विधि में हम अयस्क के कण को पीस करके उसे गर्म करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, अयस्क का जो कण है उसको पीस करके ना गर्म करते हैं, और गर्म करने से अयस्क का कण द्रवित अवस्था में चला जाता है, जबकि अशुद्धि ठोस अवस्था में ही रह जाती है। उसके बाद हम इसे एक ढालू नुमा तल के सहारे अयस्क को अशुद्धि से अलग कर लेते हैं। कितना आसान तरीका है। तो इसको बोलते हैं गलनिक पृथक्करण विधि। इसको क्या बोलते हैं, गलनिक पृथक्करण विधि बोलते हैं। गलनिक मतलब गला के, तो सीधे याद रखिए। ठीक है, गलनिक मतलब गला के, याद रहेगा बाबू। चलिए अब एक विधि और है, सबसे लास्ट विधि, जिसका नाम है निछालन विधि। एक विधि और है जिसका नाम है निछालन। अभी निछालन क्या है इसके बारे में बता देते हैं, जरा सा रुक जाओ। सबसे लास्ट कहां गया जी, हाँ, निछालन विधि। सबसे अंतिम विधि प्यारे बच्चों यही है, निछालन विधि। अब ये निछालन विधि क्या है, जरा इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि यह विधि वैसे अयस्क के लिए अपनाया जाता है जिसमें अयस्क और अशुद्धि के गुण अलग अलग हो। मान लिया जाए कि कोई अयस्क है और उसमें जो अशुद्धि है, दोनों का गुण जो है वो अलग अलग है। दोनों का गुण एक साथ में जरूर है, दोनों मिला हुआ है, लेकिन दोनों का गुण जो है वो अलग अलग है। गुण अलग अलग कहने का मतलब, मान लिया जाए कि अगर आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि गेहूं और चीनी दोनों को हम एक साथ मिला दिए। मान लिया जाए कि बाबू एक बोड़ा लिए और एक बोड़ा में हम गेहूं भी रखे हुए थे और चीनी भी रखे हुए थे। अब हमारा गेहूं और चीनी दोनों एक साथ मिल गया। अब गेहूं को अलग कैसे करेंगे? आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं, बताओ हैं? बताओ बाबू जल्दी से। गेहूं और चीनी एक साथ मिल जाए कैसे अलग करेंगे, बस आप लोग इतना बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी से, गेहूं और चीनी को अलग कैसे करेंगे, जल्दी से एक बार बताइए। पानी में घोल देंगे, पानी में घोलेंगे, चीनी शरबत बन जाएगा और गेहूं वैसे को वैसे रह जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घोल देंगे पानी में ना, चलनी से चालने का जरूरत ही क्या है भाई। हमको अगर गेहूं और चीनी में से गेहूं को अलग करना है और चीनी को अलग करना है तो भाई क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। पानी में घोलेंगे, चीनी पूरा पानी में घुल जाएगा, गेहूं अलग हो गया। अब चीनी निकालना है तो पानी को गर्म करेंगे, भाप बना के उड़ा देंगे, चीनी बच जाएगा। ठीक है ना, तो गेहूं और चीनी दोनों अलग अलग हो गया। सेम वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग करेंगे। मान लिया जाए कि कोई एक अशुद्धि है, उसके साथ कोई अयस्क मिला हुआ है, दोनों का गुण जो है वो अलग अलग है। एक जल में विलेय है, एक जल में अविलेय है। मतलब एक जल में घुल जा रहा है, दूसरा जल में नहीं घुल रहा है। एक तो घुल रहा है ना, पानी में घोल देंगे। ठीक है ना बाबू, अर्थात एक जल में विलेय और दूसरा अगर अविलेय है तो जल में विलेय धातु के कण जल में घुल जाएगा और जो अशुद्धि है वो जल में नहीं घुलेगा। फिर बाद में उस जल को छान करके गर्म करके अयस्क प्राप्त कर लेंगे। जो अयस्क जल में घुल गया, पानी को गर्म करेंगे, भाप बनकर उड़ जाएगा, बच जाएगा जो हमारा अयस्क है। कितना आसान तरीका तो है कि नहीं है बाबू? बताओ जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं कि सर, अरे ये कौन है भाई, कह रहा है कि सर अभी एक भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अभी कहाँ का सिलेबस खत्म हो गया है और हमारा बात कर रहे हैं, खत्म कर दिए हैं। एक का बात कर रहे हैं ना, एक हम खत्म कर दिए, सिविक्स हमारा खत्म हो गया है। पूरे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है जिसमें से एक सब्जेक्ट हमारा खत्म है और बाकी के लिए हम प्रयासरत हैं। सिलेबस आपका समय पर खत्म होगा। आज कोई नया नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, पिछले कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और हर एक वर्ष सिलेबस खत्म करते हैं। सिलेबस का परेशानी आप लोग मत लीजिए, हम आपको डेली एक के बात कहते हैं कि अगर ड्राइवर हमको चुन लिए हो तो फिर आप लोग चिंता ना करिए, गाड़ी पर बस चुपचाप बैठल रहिए, पहुंचा देंगे, बिना एक्सीडेंट के पहुंचा देंगे। समझ में आ गया ना? तो बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चे लोग समझ गए? निछालन विधि सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। सभी लोग बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? निछालन विधि, निछालन हो गया,
गलनिक हो गया, गलनिक में क्या करते थे, गलाते थे। निछालन में क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, ठीक है ना, पानी में घोल देंगे। क्लियर। अब इसके आगे हमको एक चीज देखना है, वो है भर्जन। बाबू समझिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहे हैं, भर्जन। भर्जन या जारन, भर्जन या जारन, भर्जन या जारन किसे कहते हैं, भर्जन या जारन किसे कहते हैं। अब समझिएगा, भर्जन या जारन किसे कहते हैं, भर्जन या जारन किसे कहते हैं, जरा बताइए। क्वेश्चन तो यही है ना कि भर्जन या जारन कहते किसको है। तो प्यारे बच्चों एकदम स्पष्ट ध्यान रखिएगा, कोई सल्फाइड अयस्क है, समझिएगा हम आपको भर्जन या जारन समझा रहे हैं। कोई सल्फाइड अयस्क है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम लेते हैं जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क है, जेडेनएस ले लिए तो ये सल्फाइड अयस्क हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये जिंक सल्फाइड हो गया ना। जेडेनएस क्या है, जिंक सल्फाइड, तो ये सल्फाइड अयस्क है। इसको हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसको क्या करेंगे बाबू, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। अगर जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पता है, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में H2 गैस जो है वो अपना बाहर हो जाए, सॉरी SO2, ठीक है, ये बाहर हो गया, ये गैस प्यारे बच्चों बाहर हो गया। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, अब आपको समझना क्या है, यहां पर समझिए, ये क्या है बाबू, सल्फाइड अयस्क है। ये क्या है, सल्फाइड अयस्क, ये है सल्फाइड अयस्क। और ये क्या बना, इधर बन गया ऑक्साइड अयस्क। ये क्या बन गया, ये बन गया ऑक्साइड अयस्क। ये क्या बन गया, ये बन गया ऑक्साइड अयस्क। तो प्यारे बच्चों भर्जन या जारन इसी को तो कहते हैं कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, और जो वाष्पशील अशुद्धि है, ये जो बच गया ना, ये अशुद्धि है, ये क्या है, अशुद्धि है, जो कि वाष्प के सहारे उड़ जाएगा। वाष्पशील अशुद्धि क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी क्रिया को भर्जन या जारन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख लीजिए। मान लिया जाए लेड सल्फ PbS हो गया, ठीक है, प्लस में इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO प्लस में SO2 बाहर हो गया। देख लो बाबू, एकदम ऐसे है कि नहीं है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्साइड अयस्क बनेगा। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्साइड अयस्क बनेगा। बताओ बाबू, क्लियर। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्साइड अयस्क बनेगा। बस सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कि भर्जन या निस्तापन क्या, ये भर्जन या जारन क्या है, तो बताइएगा कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आप परिभाषा कुछ ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। अभी बताया ना कि बाबू सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा, और जो वाष्पशील अशुद्धि है वो वाष्प बनकर के उड़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप गर्म करते हैं तो यह सल्फाइड अयस्क में बदल, ये ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाती है। इस क्रिया को ही भर्जन या जारन कहा जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन या जारन कहते हैं। इस क्रिया को ही भर्जन या जारन कहते हैं। बताओ बाबू, क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे ना हमारे बेचारे शुभचिंतक हैं, कह रहे हैं कि सर आप कितना लोड लीजिएगा, कुछ शिक्षक रख लीजिए, आप ही का भार कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे, इस वर्ष तो अब नहीं रखेंगे, अगली वर्ष से हम प्रयास करेंगे कि आपका बात मान लें, ठीक है ना, पक्का। हाँ ठीक है। सारे बच्चे लोग, अच्छा ऐसा करते हैं, अगर आपको इतना ही इच्छा है ना, तो अभी ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, केमिस्ट्री का तीसरा, केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर हम विवेक सर को दे दें, जो 11वीं 12वीं क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ करके एक्सपीरियंस बताओ, अगर संतुष्ट हो गए तब तो अच्छा है, नहीं संतुष्ट हुए तो फिर से हम पढ़ा देंगे। बताओ, अगर आप लोग अगर तैयार हो बाबू तो हम एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो हम एक ट्राई इतना कर लेंगे, ठीक है ना, कि इसके बाद वाला चैप्टर देते हैं पढ़ाने के लिए, विवेक सर को पढ़ा देंगे। सेटिस्फाइड आप हो जाइएगा तब तो ठीक है, नहीं होइएगा तो फिर उस चैप्टर को हम पढ़ा देंगे। अब देखिए, अब हो गया, कुछ लोग यस सर, कुछ लोग नहीं सर। चलो भाई, ठीक है ना, अब इस पर आप लोग विचार कर लेना, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बायोलॉजी अभिषेक सर को, अच्छा चलिए दे दीजिए सर जी, ठीक है ना, क्या बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, हम समझ गए हमको, आप लोग हम पहले ही बोले थे ना कि हम ही से संतुष्ट होइएगा। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं यस सर, लेकिन अधिकांश बच्चे नो सर, ठीक है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो ये समझ में आ गया ना, परीक्षा के लिए ये वाला जो है ना MVVVVVI, इतना बार MVVVI, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भर्जन या जारण किसे कहते हैं। और कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बाबू कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करिए, वो ऑक्साइड अयस्क बन जाएगा। बस यही तो है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करिए, वो ऑक्साइड अयस्क बन जाएगा। बस यही तो है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करिए, वो ऑक्साइड अयस्क बन जाएगा। बस इसी को भर्जन या जारण कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कि गुरुजी निस्तापन क्या है। ठीक है ना बाबू, अब समझना, जरा समझना बाबू ध्यान से, अब यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा, चुटकी में समझ में आ जाएगा। अभी हम आप लोगों को भर्जन बताए, भर्जन या जारण बताए। तो भर्जन या जारण में क्या बताए? भर्जन या जारण में यही बताए कि सल्फाइड अयस्क है। ठीक है ना, क्या बताए बाबू कि सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किए तो ये बन गया ऑक्साइड अयस्क। क्या बन गया? ऑक्साइड अयस्क बन गया, ऑक्साइड अयस्क बन गया। जिसमें ऑक्साइड लगा है उसको ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, जिसमें सल्फाइड लगा है उसमें सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट बोलते हैं ना, तो इसमें क्या है बाबू? सल्फर जो है, सल्फर जो है वो शुद्धि में है, जिंक के साथ क्या मिला है? सल्फर, तो ये हो गया सल्फाइड अयस्क। अब अगर हम यहां पर लिखते हैं ZnO तो हो गया जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में है, तो ये हो गया ऑक्साइड अयस्क। कल बताए थे ना कि जिसमें ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में रहे वो ऑक्साइड अयस्क, जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में रहे वो सल्फाइड अयस्क। कल बताए थे ना आप लोगों को तब। तो भर्जन कहता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड अयस्क बनेगा। लेकिन निस्तापन कहता है, अब समझो बाबू निस्तापन, अब समझो आप लोग निस्तापन, निस्तापन, निस्तापन क्या कहता है? तो निस्तापन कहता है, जरा समझिएगा ध्यान से, निस्तापन ये कहता है कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, अगर कार्बोनेट अयस्क को, समझिएगा यहां पर हम लोग लिखेंगे कि कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को अगर हम गर्म करेंगे, लेकिन वायु की सीमित मात्रा यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि इसमें हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अगर कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा ऑक्साइड अयस्क। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड अयस्क बनेगा। ठीक है ना बाबू? अब क्या हो गया? इसको निस्तापन कहेंगे। जो वाष्पशील अशुद्धि रहेगा वो अपना बाहर हो जाएगा। तो समझ लो, ऑक्साइड अयस्क हमें सल्फाइड अयस्क से भी मिल जा रहा है, और ऑक्साइड अयस्क हमें कार्बोनेट अयस्क से भी मिल जा रहा है। जिसमें कार्बन अशुद्धि के रूप में रहे उसको कार्बोनेट अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में रहे ऑक्साइड अयस्क, जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में रहे सल्फाइड अयस्क, और जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अशुद्धि के रूप में रहे तो उसको क्या बोलते थे? कल बताए थे ना। ले हो गया। अब आप बताओ, कल बताए थे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों को क्या बोलते हैं? बताओ बाबू, उस चारों को क्या बोलते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस चारों को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं ना। कल बताए थे ना हम, इसको हैलोजन बोलते हैं। और हाइलोजन जो अशुद्धि के रूप में रहेगा तो हाइलाइड अयस्क होगा। कल नहीं पढ़ाए थे हम कि अगर अशुद्धि के रूप में हैलोजन है तो वह हाइलाइड अयस्क होगा। कल बताए तो थे भाई। तो ये हो गया निस्तापन, यानी कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड अयस्क बनाएगा और वाष्पशील अशुद्धि बाहर हो जाएगा। बस उसी को हम लोग कहेंगे निस्तापन। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग निस्तापन का परिभाषा भी याद रखिएगा कि कार्बोनेट अयस्क को, एकदम याद रखिए, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है और इसमें वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाती है। वाष्पशील जो अशुद्धि रहेगा वो बाहर हो जाएगा और हमें ऑक्साइड अयस्क मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, चाहे भर्जन हो चाहे निस्तापन हो, यानी कि चाहे सल्फाइड अयस्क को गर्म करेंगे चाहे कार्बोनेट अयस्क को गर्म करेंगे, ये दोनों एक ही भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए भट्टी चाहिए ना, भट्टी में ना गर्म होगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, अभी हम यहां पर बताया ना कि सल्फाइड अयस्क को भी गर्म करेंगे और कार्बोनेट अयस्क को भी गर्म करेंगे। दोनों को गर्म करेंगे, एक को वायु की उपस्थिति में, एक को वायु की अनुपस्थिति में। मिलेगा क्या? मिलेगा हमें ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, और ये दोनों को जो गर्म करते हैं ना बाबू, ये दोनों को जो गर्म करते हैं वो एक ही भट्टी में, ध्यान से देखिएगा, एक ही भट्टी में गर्म करते हैं, एक ही भट्टी में गर्म करते हैं। और इस भट्टी को नाम देते हैं परावर्तनी भट्टी। इस भट्टी को बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। क्या बोलते हैं? परावर्तनी भट्टी बोलते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना, कि निस्तापन और भर्जन दोनों क्रियाएं एक ही भट्टी में की जाती है, जिसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो बाबू, अगर आपसे पूछा जाएगा कि परावर्तनी भट्टी क्या है तो क्या जवाब बताइएगा?
अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तनी भट्ठी क्या है तो क्या कहिएगा? सिंपल लिख लीजिएगा, परावर्तनी भट्ठी क्या है? तो जिस भट्ठी में भर्जन और निस्तापन की दोनों क्रिया एक साथ होती है, जिस भट्ठी में भर्जन की क्रिया भी हो और निस्तापन की क्रिया भी हो, उस भट्ठी को परावर्तनी भट्ठी बोलते हैं। याद रहेगा, जिस भट्ठी में भर्जन की क्रिया भी हो और निस्तापन की क्रिया भी हो, उसको परावर्तनी भट्ठी बोलते हैं। बताओ अब कॉन्सेप्ट क्लियर? भर्जन और निस्तापन कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। पब्लिक छुट्टी मांगता है, एक लड़का कमेंट कर रहा है पब्लिक छुट्टी मांगता है। भाई पब्लिक मांगता है ना, आप पढ़िए ना। चलिए बताइए जल्दी से, जिनका जिनका भर्जन और निस्तापन कंप्लीट हो गया है एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए कि हाँ सर भर्जन और निस्तापन कंप्लीट हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, घोर के पी गए, समझा दिए, कभी नहीं भुलाएंगे। जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। तो परीक्षा में भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखने के लिए आता है। परीक्षा में अंतर आ जाएगा कि बहुत अगर सीख लिए हैं तो भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछ दे तो सीधे लिखेंगे, एक तरफ भर्जन एक तरफ निस्तापन लिखेंगे। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। समझिएगा, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इसमें वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म करेंगे। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अयस्क ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के साथ गर्म होता है तो ऑक्सीकृत होता है, और इसमें अयस्क निर्जलीकृत होता है, ये मतलब इसमें ऑक्सीजन का सीमित मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए, तो इसमें निर्जलीकृत होता है। तो बस ये 2-3 को अंतर लिख लीजिएगा, कहानी हो जाएगा खत्म। बताओ अब हो जाएगा? सारे सभी बच्चों लोग बताइए, क्या यहां तक सारे बच्चों का हो जाएगा? क्या यहां तक सभी बच्चों को हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार बाबू, ठीक है ना, अच्छे तरीके से यहां तक आप लोग समझ गए हैं, समझ गए ना। चलिए अब प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है अलग अलग धातु, ये सॉरी अलग अलग तत्व को कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे होती है, तांबा धातु की प्राप्ति कैसे होती है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे होती है, तांबा धातु की प्राप्ति कैसे होती है, सीसा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बाबू, ठीक है? हाँ, तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग धातु की प्राप्ति कैसे होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग धातु की प्राप्ति कैसे होती है, इसी को तो अब समझना है। तो बाबू अलग अलग धातु की प्राप्ति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कल हम ना ये चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, हम पहले बता दिए, कल 6:30 बजे से हम क्लास लेना शुरू करेंगे, 8:30 चाहे 9 बज जाए, लेकिन हम इस चैप्टर को कल कबाड़ के फेंक देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कल हम इस चैप्टर को प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्लियर। तो कल जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मरकरी धातु की प्राप्ति, मरकरी मतलब पारा, पारा की प्राप्ति कैसे होती है, फिर हम आपको बताएंगे कि तांबा की प्राप्ति कैसे होती है, फिर बताएंगे सीसा की प्राप्ति कैसे होती है। ये सब ना हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे कि हर एक तत्व की, हर एक धातु की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। और बस कल हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है बाबू। चलिए सर हम मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, भाई ये कहने के लिए भी आप मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका मैसेज कैसे आ गया, ठीक है ना। चलिए बाबू, यहां तक हमें अच्छे तरीके से पता है कि आप मैसेज कर पा रहे हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम ना नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों के साथ मिलेंगे तो कल हम पूरा इस चैप्टर को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, हमसे उतना ही प्यार करते रहिए जितना करते थे, ठीक है ना। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इस उम्मीद के साथ मिलेंगे कि हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।